गुड इवनिंग। नमस्कार सभी को। आज हमारी ये थर्ड क्लास है। पिछली क्लास का रिकॉर्डिंग मैं नहीं भेज पाया हूँ, उसको भेजूंगा अभी इस क्लास के बाद में। बीके सिंह जी, डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करिए, नहीं तो आपकी पेंटिंग चलती रहेगी इस पे, आपकी इंटरनेट में प्रॉब्लम है। स्क्रोफ्लोसो वन जो रेमेडी है, और S2 एक रेमेडी है, S3 एक रेमेडी है। पिछली बार मैंने आपको बताया था ओरिजिनल रेमेडी कौन सी है और ओरिजिनल कंपाउंड रेमेडी कौन सी है। तो यहाँ हम अभी आज की क्लास में इन तीन रेमेडी को डिस्कस करेंगे पहले। एक्चुअली स्टार्टिंग एक दो रेमेडी में थोड़ा सा समय हमें लगता है, उसके बाद फिर ये ग्रुप जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। एस और सी ग्रुप में टाइम भी थोड़ा लगता है, उसका कारण है कि रेमेडी भी ज़्यादा हैं और प्लांट्स भी ज़्यादा रहते हैं। देखिए, स्क्रोफ्लोसोवन के प्लांट के बारे में कल मैंने आपको बताया था लास्ट के क्लास में। बराबर अंश के बराबर सुनती है। और ये क्या काम करती है वो भी बताया था, किस तरीके से इसकी फंक्शनैलिटी है। एरिया ऑफ एक्शन की हमने बात करी थी, और स्पेसिफिकली जो लिम्फेटिक सर्कुलेशन है, खासकर आर्टेरियल एंड का जो सर्कुलेशन है, पिछली क्लास का याद होगा आप लोगों के। टिश्यू स्पेस में आर्टेरियल एंड के सर्कुलेशन पे S1 का बहुत बढ़िया इम्पैक्ट रहता है। और जब ये S1 L1 A3 के साथ मिलके L2 बन जाती है, तो ये और भी अच्छी रेमेडी हो जाती है। खासकर एक बेहतरीन जो आप बोले ट्रैवलर ये बन जाता है, या व्हीकल बन जाता है। S1 L1 A3 एक बहुत बेहतरीन व्हीकल बन जाता है L2, जिसके साथ कोई भी रेमेडी जब आप अटैच करते हैं तो वो स्पेसिफिक ऑर्गन तक जाकर अपने इम्पैक्ट को दिखाती है। नॉर्मली सभी ग्लैंडुलर प्रॉब्लम के लिए, लिम्फेटिक सर्कुलेशन के लिए, RBC, WBC, प्लेटलेट, नर्वस सिस्टम। अच्छा, नर्वस सिस्टम पे क्यों काम करती है भाई? जब स्क्रोफ्लोसो वन स्पेसिफिकली मेटाबॉलिक और लिम्फेटिक सर्कुलेशन की रेमेडी है, तो फिर नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट कैसे है इसका? एक्चुअली नक्सोमी का जो प्लांट है वो एक नर्वस स्टिमुलेंट होता है, लेकिन जब कंट्रोल डोज में उसको देते हैं तो वो उसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली मेडिसिनल हो जाती हैं। इसके अलावा हम स्क्रोफ्लोसोवन को इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए और अल्कोहलिज्म के लिए और टॉक्सिन्स को क्लियर आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था किस तरीके से ये रेमेडी हर एक जो है एरिया में टेरेन को सेट करती है, ट्रेन जो एरिया होता है उसको सेट करती है। माइक ऑफ रखेंगे अपना। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए स्क्रोफ्लोसोवन को यूज़ करते हैं। बहुत स्पेसिफिक टू द पॉइंट प्रीसाइज एक्शन अगर आप देखें तो S1 एक बहुत अच्छा एपेटाइजर है। डाइजेस्टिव जूसेस के सिक्रेशन को बढ़ाता है, क्योंकि ग्लैंड्स पे भी काम करती है रेमेडी। एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया इम्पैक्ट है। इंसुलिन के रेजिस्टेंस को ये बैलेंस करने का काम करती है, रेजिस्टेंस को कम करती है, इंसुलिन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। S1 की बात कर रहा हूँ। लो ब्लड प्रेशर में, इवन हाई ब्लड प्रेशर में भी इफेक्टिव है, लेकिन लो में तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जब इसको ए ग्रुप की रेमेडी के साथ अटैच किया जाता है, खासकर A1 या A3। क्योंकि A3 हार्ट की रेमेडी है, A1 सर्कुलेशन की रेमेडी है, स्पेसिफिकली जो आर्टेरियल एंड होता है, ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। और दूसरा, स्टिमुलेंट इलेक्ट्रिसिटी इसके साथ ऐड करने से, जैसे W या RE, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है, जिसका लो रहता है उसको एक अच्छा कार्डियक स्टिमुलेशन प्रोवाइड करती है।
स्लो पॉइजन के इम्पैक्ट को रिड्यूस करती है S1। स्लो पॉइजन मतलब अगर जैसे कोई टॉक्सिन्स से लोडेड चीजें खा रहा है कोई, कंटेमिनेटेड खाना, कंटेमिनेटेड पानी, इस ये सभी स्लो पॉइजन होते हैं। इन सब के असर को कम करने का काम करती है, यानी कि उनके टॉक्सिटी को रिड्यूस करके, या आप बोलिए कि बाहर निकलने में हेल्प करती है। प्यूरिफिकेशन तो है ही ब्लड और लिम्फ के लेवल पे, वो लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको। और जो रेमेडी ट्रांसपोर्ट करे, ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करेगी ब्लड, स्पेसिफिकली ब्लड के, तो वो सीधी सी बात है कि हार्मोन और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन को भी फास्ट करेगी, एंड ऑक्सीडेशन भी इम्प्रूव होगा। या आप बोले कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन, ये सब S1 जब साथ में दी जाती है तो बहुत इफेक्टिवली अपने इस काम को ये परफॉर्म करती है। S1 की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ, जब आप इन तीनों रेमेडी को कंपैरेटिवली देखते हैं तो नक्स वोमिका जो डिफरेंस आपको नजर आता है प्लांट वाइज, प्लाइकोपोडियम एंड रियूम पल्मेटम, ये डिफरेंस आपको प्लांट में नजर आता है। बाकी जो 8 प्लांट्स हैं, 8 कॉमन प्लांट्स, वो जो 8 प्लांट्स है वो सभी रेमेडी में कॉमन है। यानी कि वो जो स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करते हैं वो उनको करना ही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हर एक रेमेडी का, ये जो 3 रेमेडीज हम अभी देख रहे हैं, हर एक रेमेडी का जो स्पेसिमेन प्लांट है, स्पेसिमेन मीन्स जो यूनिक प्लांट आप देख रहे हैं, उस प्लांट के अकॉर्डिंग इनका जो एरिया ऑफ एक्शन है वो चेंज होता है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक इंजन है, उसके पीछे 8 बोगी लगे हुए हैं, 8 डब्बे लगे हुए हैं, 8। उन बोगीज का वर्क क्या है? उन बोगीज का वर्क इतना ही है कि वो पैसेंजर को ट्रेवल करेंगे, किसी भी टाइप के पैसेंजर। एक एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूं। लेकिन वो पूरे वो बोगी जाएंगे वहीं जहां उनको उनका इंजन लेके जाएगा। अब यहाँ इंजन का मतलब है स्पेसिमेन प्लांट से, जो मैटिजी ने इन 3 रेमेडी में चेंज किया है। इवन यहाँ हम स्क्रोफलोसो 5 को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी है एस ग्रुप की, तो रियल में आपको इनिशियली S5 और S6, इन सभी रेमेडी को एक साथ प्लेस करके ही सोचना होगा। उसका रीजन है कि केवल एक एक प्लांट का डिफरेंस इसमें है। सोलिडेगो विर्ग यूरिया, थोड़ी जगह को कम है इसलिए मैं वी लिख देता हूं। अब आप देखिए इतना डिफरेंस आपको इन सभी रेमेडी में नजर आता है। इनिशियली जो 5 रेमेडीज हैं, जैसे इनको मेन मेटाबॉलिक रेमेडी भी बोला जाता है, क्योंकि S10 जो है वो एक अपने लेवल का ट्रेंड सेटर है। देखिए जो क्लास में ले रहा हूं आज की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक साथ में 5 रेमेडीज को डिस्कस कर रहा हूं प्लांट वाइज, इसलिए जरूरी है क्योंकि मैटी जी ने भी प्लांट के तरीके से ही मेडिसिन को देखा था। अगर आप ऐसे नहीं देखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो है वो मिस आउट जरूर होंगी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की। बिना प्लांट के या बिना प्लांट स्टडी के आप मेडिसिन को प्रॉपरली समझ ले, ये बहुत पॉसिबल नहीं है। और ये कंपैरेटिव स्टडी हमें हमारी मेन रेमेडी, खासकर S ग्रुप और C ग्रुप में जरूर करनी चाहिए। अब वो 8 प्लांट्स जो कॉमन थे वो इन सभी रेमेडी में है। जैसे S1 को मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आप लोगों के लिए, उसका एरिया ऑफ एक्शन, लिम्फेटिक सिस्टम,
ब्लड, लिम्फेटिक ग्लैंड, एक्सक्रेटरी रूट के लिए स्पेसिफिकली स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, और मेटाबॉलिक रेगुलेशन। एंड इसके साथ साथ नर्वस सिस्टम पे भी इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा। अब जब कोई मेडिसिन ब्लड और लिम्फ सर्कुलेशन पे काम करती है तो वो हार्मोनल पे तो करेगी ही। और उसी तरीके से इसका मोड ऑफ एक्शन भी रहेगा। हर एक डाइल्यूशन में D4, D5, D6, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट डाइल्यूशन मैंने आपको बताए थे। और लाइटर में जब बहुत लाइटर में हम जाते हैं तो फिर हम S10 डाइल्यूशन को भी यूज करते हैं। अब हम S2 की बात करते हैं। कल जैसे S1 था वैसे ही इन सभी की कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो लाइकोपोडियम का रिप्रेजेंटेशन क्या है इसमें? हेपेटो और मेटाबॉलिक रेमेडी है, एंजाइम रेगुलेटर है। लाइकोपोडियम प्लांट की बात कर रहे हैं। इसमें जो फाइटोकेमिकल होते हैं वो बहुत अच्छे हैं, हेपेटो प्रोटेक्टिव हैं। लीवर के पोर्टर सर्कुलेशन, प्रोटीन एंड फैट का मेटाबॉलिज्म। यानी कि अगर अब डिजीज केवल ब्लड और लिम्फ तक सीमित नहीं है, ब्लड के यानी कि सर्कुलेशन के साथ साथ लीवर का एक्सिस भी इन्वॉल्व है, तो वही सेम डिजीज या वही सेम कॉम्प्लिकेशन के पेशेंट को अब आप S1 के बजाय S2 देंगे तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करेगी। क्यों? क्योंकि अब बॉडी उसकी फाइट नहीं कर पा रही है। लीवर इंजन है बॉडी का। ये बिल्कुल नया एस्पेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जो जो कॉमन एस्पेक्ट है वो तो डिस्कस करेंगे ही कि भाई क्या S2 कैसे काम कर रहा है, बाकी सब रेमेडी उसके साथ कैसे वर्क करती हैं। लेकिन मेन प्रोसेस आप देखिए, जब हमने बोला कि एस ग्रुप पूरे तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन और मेटाबॉलिक टेरेन को सेट करता है और ऑर्गन वाइज रेमेडी भी हैं, तो S1 ब्लड और लिम्फ के एरिया पे हो गई कंप्लीटली, या मैं बोलूँ लिम्फेटिक सर्कुलेशन या लिम्फेटिक चैनल। तो वहीं पे स्क्रोफलोसो 2 का जो एक्सक्रेटरी रूट है या जो मेन एक्शन है वो लीवर का होगा। कौन है भाई ये? मल्लिकार्जुन, पीयूष कांति मंडल। तो डिजीज अब सिर्फ लिम्फ से रिलेटेड नहीं है, ब्लड और लिम्फ भी है, लेकिन लीवर का एक्सेस भी इन्वॉल्व हो गया है। टॉक्सिक लोडेड है एकदम। प्रोसेसिंग डिफेक्ट स्टार्ट हो गया, क्योंकि प्रोसेसिंग सारी लीवर करता है, खासकर ये मेटाबॉलिक प्रोसेसिंग। अब बॉडी फाइट ही नहीं कर पाएगी, और फाइट नहीं कर रही है तो वो केवल एडजस्ट कर रही है चीजों को। किनको? केमिकल्स को, टॉक्सिन्स को। और उस एडजस्टमेंट में सबसे बुरा हाल लीवर का ही होता है। वो खुद ओवरलोडेड टॉक्सिन्स के और फैट के साथ में अपने आप को कंट्रोल करता है। तो यहां एस्ट्रोफ्लोसो 2 का इंपैक्ट आप देखेंगे, S2 का। बाकी जब लाइकोपोडियम को देखते हैं तो वो जो दूसरे केमिकल कंपाउंड हैं उस प्लांट के, उसकी वजह से वो बाकी दूसरी जगह भी इंपैक्ट रहता है। लेकिन S2 का सिलेक्शन आपको उस बेस पे भी जरूर करना पड़ेगा कि भाई ये लीवर का एक्सेस है, वहां पे लीवर का इन्वॉल्वमेंट है। और उस जब आप लीवर को पढ़ेंगे, लीवर को समझेंगे, लीवर की फिजियोलॉजी को देखेंगे, तो उन सब जगह फिर S2 काम करती है, जहां लीवर के फंक्शनल का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको नजर आता है। यानी कि इनिशियली पहली दो रेमेडी में S2 इज मोर प्रोमिनेंट डाइजेस्टिव रेमेडी देन स्क्रोफलोसो 1। तो एक पेशेंट में लीवर का इन्वॉल्वमेंट है और उसको एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग है तो S2 देना है। लेकिन ऐसे पेशेंट भी आएंगे जिनमें लीवर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग है, तो उसको S1 देना है नक्सोमिका के बेस पे। अभी हम
टिश्यू रेमेडी या ऑर्गन स्पेसिफिक रेमेडी की बात नहीं कर रहे हैं, सी ग्रुप में नहीं आए अभी हम। ये इतनी इंपॉर्टेंट स्टडी है जो बहुत बहुत ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल भी नहीं है। खैर, बाकी सब जगह चीज़ों के लिए जब हम अब S2 को देखते हैं, अब समझते चलिए जो मैं बता रहा हूँ। गोल ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर, यूरेटर, यूरेथ्रा, ये एक ऑर्थोडॉक्स अप्रोच है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की कि इन सब जगह स्क्रोफ्लोसो 2 काम करता है। लेकिन जो मेन टेरेन सेटर है वो लाइकोपोडियम है। और ध्यान रखिए, 8 प्लांट कॉमन है, वही 8 प्लांट S1 में भी हैं, वही 8 प्लांट S2 में भी हैं। अब लाइकोपोडियम उन 8 प्लांट्स को कहाँ लेके जा रहा है? वो नक्सोमिका से बिल्कुल अलग जाएगा। इम्पैक्ट वेनस सर्कुलेशन पे भी जाता है S2 का, क्योंकि लाइकोपोडियम उस तरीके से बिहेव करता है लीवर की वजह से। यूरेटर, यूरेथ्रा, या मैं बोलूँ यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी ब्लैडर भी इन्वॉल्व करें, तो उस पे S2 भी वर्क करेगा, S1 भी करेगा, S5 भी करेगा, S6 भी करेगा। उसका रीजन है सरसापरीला, जो सभी प्लांट में है। इसलिए अगर हमारी रेमेडी कोई एक इधर उधर भी हो जाए तो हमें रिजल्ट मिलते हैं। फिर भी S2 का जो डीप इम्पैक्ट आप देखते हैं, ये लीवर के अलावा गोल ब्लैडर स्टोन, अच्छा लीवर की वजह से ही पीसीओडी पीसीएस होता है, फाइब्रोइड भी खासकर। लेकिन पीसीओडी पीसीएस तो आप जानते ही हैं, लीवर का फंक्शनैलिटी खराब होती है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस होता है, तो पीसीओएस पीसीओडी ज़्यादातर देखने को मिलता है। हेयर ग्रे, प्री मैच्योर हेयर का ग्रे होना, ये भी एक बड़ा लीवर की वजह से देखने को मिलता है। डाइजेस्टिव कंप्लेन, एंग्जाइटी, वेरिकोज वेन का इन्वॉल्वमेंट भी है, या वेरिकोज वेन में भी लीवर का इम्पैक्ट रहता है। और कहीं ना कहीं ये रेमेडी यूरिनरी फंक्शन को बैलेंस जरूर करती है, क्योंकि लाइकोपोडियम प्लांट भी खासकर मेल के यूरिनरी सिस्टम के लिए और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए उसके जो थेरेपेटिक यूजेज हैं वो रहते हैं, और वो होम्योपैथी में भी हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन, स्पेसिफिकली जहां लीवर का इम्पैक्ट है, यूरोजेनाइटल, ये सब मेन इम्पैक्ट आपको स्क्रोफलोसो 2 का देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट जब आप देखते हैं प्लांट वाइज अप्रोच के साथ ही S3 में जब आप जाते हैं, स्क्रोफलोसो 3, तो यहां आपको एक नया प्लांट मिलता है, दैट इज रियूम पल्मेटम। ये भी एक क्रोनिक स्क्रोफलोस प्लांट है। इसका रिप्रेजेंटेशन अब लाइकोपोडियम से अलग है। इसका जो एक्सक्रेटरी रूट है वो है इस बावेल और स्किन। यानी कि जब आप देखते हैं S3 हम किसी पेशेंट को देते हैं, उसको कई बार दस्त होने की कंडीशन या स्किन में, अगर स्किन की प्रॉब्लम के लिए दे रहे हैं, तो वो चीज़ बढ़ जाती है। ये स्लो मेटाबॉलिज्म को पुश करने वाली रेमेडी है, प्लांट है, जो रियूम पल्मेटम है। एक हल्का सा लेग्जेटिव इम्पैक्ट रहता है जब D4 में देते हैं, तो D4 D5 में माइल्डली, बहुत बहुत माइल्ड। लेकिन बाउल एक्सक्रेशन डोमिनेंसी इसमें देखने को मिलती है। और मैंने पहले भी बताया था, ऐसा मैंने बहुत बार किया है। जब हम सलास दे रहे हैं, S10 दे रहे हैं, C10 दे रहे हैं, सलास को ज़्यादा भी रख रहे हैं, फिर भी हमें उतने अच्छे रिजल्ट कॉन्स्टिपेशन में नहीं मिल रहे हैं, तो आप लोग S3 को यूज़ करके देखना। S3 और सलास, येलो इलेक्ट्रिसिटी भी चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन 50-50 या 30%, 40% S3 और 60% सलास, D4 में बना के ये देना। इसको हम उस तरीके से ले सकते हैं कि भाई आप
अब बिल्कुल जो है थोड़ा सा चेंज हो चुकी है कंडीशन। अब लीवर से थोड़ा आगे बढ़ चुकी है। अब यानी कि फोर्सफुली एलिमिनेशन की जरूरत है। जैसे लीवर के मेटाबॉलिज्म को करेक्ट कर दिया हमने S2 से, लेकिन अगर वो नहीं हुआ, फोर्सफुली एलिमिनेशन कहाँ से होगा? या तो यूरिन के थ्रू होगा, या फिर आपका बाउल मूवमेंट के थ्रू होगा, यानी कि स्टूल के थ्रू होगा। स्टोरेज मोड से रिलीज करना है बॉडी को। तो इस कंडीशन में बहुत बेहतरीन रेमेडी है रियूम पलमेटम। आप मेरी बात समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं S1 को कब लेके चला था? लिम्फेटिक स्लगिशनेस, ब्लड सर्कुलेशन की स्लगिशनेस, खासकर लिम्फेटिक चैनल की। उससे आगे बढ़े तो लीवर की लिथार्जीनेस, उसके मेटाबॉलिक फंक्शन का डिसरेगुलेशन। एंड अब मैं बात कर रहा हूं कि जो बावेल मूवमेंट है, या जो आप समझे कि एक्सक्रेटरी रूट के बेस पे हम लीवर से थोड़ा आगे बढ़ें। सेलुलर वेस्ट का इवैक्यूएशन ये रेमेडी करती है, मेटाबॉलिज्म को पुश करती है। या आप बोले कि भाई अब लीवर भी थक चुका है, वेस्ट का एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है, तो फोर्सफुली एलिमिनेशन। और स्लास भी बढ़िया है इसमें, इसके साथ स्लास को यूज करेंगे। और ये जो आयुर्वेदा में भी आप देखते हैं, जो डिटॉक्स पे डाल देते हैं ना लोगों को इनिशियली, भाई पहले जैसे खासकर नेचुरोपैथी वाले पूरे तरीके से डिटॉक्स कराते हैं, और आप देखिए उनके डिटॉक्स कराने का रूट अलग अलग होता है डिजीज के अकॉर्डिंग। किसी को रेस्पिरेटरी या इस टाइप की कंडीशन है तो वो उनको फेफड़ों के रूट के थ्रू डिटॉक्स कराते हैं। किसी को एनिमा जो है वो लगा के स्टूल के थ्रू डिटॉक्स करा रहे हैं। किसी का यूरिन आउटपुट बढ़ा रहे हैं। किसी को मिट्टी चिकित्सा और ये सब देखिए स्किन के थ्रू कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोपैथी में भी इन प्लांट्स को देखेंगे उसी तरीके से, बहुत बढ़िया आपको एक्शन इनका देखने को मिलेगा। S3 की बात कर रहा हूं। देखिए जो ऑर्थोडॉक्स नॉर्मल यूज कर रहे हैं वो तो वो करिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैंने पढ़ा है आपको, अभी अभी थोड़े दिन पहले बेसिक खत्म हुआ है, 6 महीने 7 महीने हम लोग पढ़े हैं। लेकिन ये जो एक स्पेसिफिक स्टडी प्लांट के बेस पे बनती है, ये बिल्कुल अलग है। हमारा मोटिव तो वही है, हर एक रेमेडी के थ्रू हम वही देखना चाह रहे हैं या वही करना चाह रहे हैं, प्यूरिफिकेशन। लेकिन कहाँ किस पर्टिकुलर जगह हमें वर्क करना चाहिए, या किस पर्टिकुलर जगह हम वर्क करें, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। और वही उसी तरीके से देखिए प्लांट चेंज हो रहे हैं। आप ये मत समझिए कि मैटी जी ने कोई अनसाइंटिफिक तरीके से चीज़ों को कलेक्ट किया होगा। नहीं, ये पूरी सिनर्जी को उन्होंने कलेक्ट किया है, मेडिसिन वाइज कलेक्ट किया है। S1 S2 S3 S5 S6 खासकर, ये तो बिल्कुल साफ नजर आता है हमें। अब जब आगे आप बढ़ते हैं और S5 की तरफ चलते हैं, तो S5 में 8 प्लांट्स कॉमन है, और एक प्लांट नया बर्बेरिस वल्गेरिस को ऐड किया है। अब अगर आप समझते हैं बर्बेरिस वल्गेरिस, तो अब बताइए रूट क्या हो गया। इस प्लांट का इंपैक्ट कहाँ है? यूरिनरी सिस्टम, किडनी। काम तो ब्लड पे ही होगा भाई। किडनी अगर एलिमिनेशन करेगी तो ब्लड के थ्रू ही करेगी ना, बिना ब्लड के थोड़ा एलिमिनेशन होगा। लेकिन वो तो बदल गया ना, जहां ये बर्बेरिस वल्गेरिस की ट्रे का जो इंजन है, ये उन 8 प्लांट्स को या उन 8 बोगी को लेके जाएगा। डीप सीटेड मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स जो नहीं निकल रहे हैं, उनको ब्लड में ट्रेवल करा के किडनी के पास ले जाके एलिमिनेट करना। यानी कि अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्लासिकल वे आप इलेक्ट्रोपैथी का बोल सकते हैं। प्यूरिफिकेशन में हम किस प्लांट का सिलेक्शन करें। और जो अभी तक चीजें हम पढ़ते हैं, जो जो 6 6 महीने के लंबे ड्यूरेशन में हमने पढ़ी है, वो सब डिजीज वाइज थेरेपेटिकल फिजियोलॉजिकल वे में हमने पढ़ा है। वो भी जरूरी है, ट्रीटमेंट तो उसी से होगा ना मेन। क्योंकि आजकल पेशेंट को चाहिए तुरंत राहत।
रिजल्ट चाहिए वो उस वे से ही मिलेगा, प्रोटोकॉल वाले वे से। लेकिन ये जो आप प्यूरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, यहां आपको सिंगल रेमेडी, ज्यादा से ज्यादा एक दो तीन रेमेडी के प्रोटोकॉल को यूज करना होगा। जैसे S6 C6 L1 A3 B का एक प्रोटोकॉल है, रेनोजेन का हमने उसको नाम दिया था जब मैंने बेसिक पढ़ाया आपको। रेनोजेन एक बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोटोकॉल है। और उसका रूट क्या है? एक्सक्रेशन का रूट क्या है? एलिमिनेशन का रूट क्या है? किडनी। एक्सक्रेशन, यूरिनरी ट्रैक। लगातार वो प्रोटोकॉल जब आप चलाते हैं तो 1 से 1.5 2 महीने बाद पेशेंट को बहुत सारी राहत मिलनी स्टार्ट होती है। आप उससे पूछेंगे, आप उसके रिकॉर्ड को रखेंगे तो वो बताएगा आपको। ये आपका प्लांट हुआ S5। देखिए इसी बिहार पे मैं समझा रहा हूं आपको, और इसीलिए मैंने ये जो अपनी वर्कशॉप है ये रखी है। अब नेक्स्ट रेमेडी पे जब आप पहुंचते हैं, देखिए S10 को मैं बिल्कुल अलग रखूंगा। S10 को जब समझाऊंगा वो बिल्कुल अलग रखूंगा, उसका कारण है उसमें 8 प्लांट के अलावा 8 प्लांट और हैं, उसका एकदम अलग तरीका होगा। अब यहां आपको एक प्लांट और चेंज हो गया, बाकी 8 डब्बे वही हैं जिनमें पैसेंजर्स बैठे हैं, किसी भी टाइप के पैसेंजर बैठे हैं। हालांकि वो मैं आपको बता चुका हूं अभी लास्ट टू लास्ट क्लास में, उन 8 प्लांट का रोल क्या है। अब सोलिडेगो बर्बेरिस वल्गेरिस की तरह ही एक्सक्रेटरी लेवल पे काम करता है, लेकिन टू द स्पेसिफिक, यानी कि ये मोर प्रोमिनेंट, या मैं बोलूँ कि किडनी की रेमेडी है। जो बर्बेरिस वल्गेरिस पूरे यूरिनरी सिस्टम पे इंपैक्ट आ रहा है, इवन वो लीवर को भी इन्वॉल्व करता है। S5 क्यों करता है? क्योंकि बर्बेरिस वल्गेरिस में बर्बेरिन होता है थोड़ी मात्रा में, अच्छा हेपेटोप्रोटेक्टिव है। दूसरा, जो एलिमिनेशन करना है, जो एक्सक्रेशन करना है, उसमें लीवर की रिक्वायरमेंट वहां पड़ेगी, तो वो उसके लिए S5 है। लेकिन जब पूरे तरीके से आपको रेनल ड्रेनेज बढ़ाना है, रेनल ड्रेनेज को इनहेंस करना है, किडनी के लेवल पे माइक्रो सर्कुलेशन को इंप्रूव करना है, ग्लोमेरुलस में जो माइक्रो सर्कुलेशन है, अगर वो प्रॉपर रहेगा तभी तो फिल्ट्रेशन होगा, उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन तभी तो काम करेगी प्रॉपरली। आने वाला ब्लड, यानी कि एफरेंट इफरेंट आर्टेरियोल से प्रॉपरली ब्लड आना और जाना चाहिए, आना चाहिए ज्यादा और जाना चाहिए कम, तभी वहां पे स्पेसिफिक प्रेशर जनरेट होगा और फिल्ट्रेट बनेगा। तो ये S5 के मुकाबले ज्यादा रिफाइंड है, ज्यादा टारगेटेड है फॉर किडनी। और रेगुलेशन फेस भी इसका, या रेगुलेशन या जो मेंटेनेंस एक्शन है वो भी इसका ज्यादा डीप है इन कंपैरिजन ऑफ S5। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आप उसको S5 को जो जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली वो कंप्लीटली मेटाबॉलिक करेक्शन रेमेडी है, तो साइमल्टेनियसली एक्शन है उसका। मतलब हम ऐसे बोले कि भाई पहले किडनी फिर लीवर, वो उतना बेटर नहीं रहेगा, ऐसा बोल भी सकते हैं। लेकिन बिना लीवर पे काम किए वो जो एक्शन है S5 का वो होगा नहीं। उसका एलिमिनेशन का रूट भले ही किडनी हो, मतलब एक्सक्रेटरी सिस्टम हो, लेकिन देखा जाए तो पहले वो मेटाबॉलिक करेक्शन ही करेगी S5। बाकी 8 प्लांट तो वही है ना, वो चेंज नहीं हो रहे हैं, इसलिए बर्बेरिस वल्गेरिस पे फोकस कर रहे हैं हम। बर्बेरिस वल्गेरिस केवल एक्सक्रेटरी सिस्टम की रेमेडी नहीं है, वैसे तो लीवर को एक्सक्रेटरी ऑर्गन भी माना जाता है, लेकिन वो मेटाबॉलिक प्लांट भी है, खासकर बर्बेरिन की वजह से। बर्बेरिन वैसे बहुत सारे प्लांट्स में होता है, हाइड्रेसिस भी है, हाइड्रेसिस में भी है। तो S5 में बाकी सारी रेमेडी के मुकाबले ज़्यादा बर्बेरिन है। बर्बेरिन एक केमिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है प्लांट का। तो अगर इन अब S1 S2 S3 S5 और S6, इन 5 रेमेडी में की चेंजेस क्या हैं?
एट प्लांट कॉमन है, नक्सोमिका, लाइकोपोडियम, रियूम पल्मेटम, बर्बेरिस वल्गैरिस और सोलिडेगो। ये इनके मेन प्लांट हैं, स्पेसीमेन प्लांट। अब डोमिनेंस या टेरेन एक्सिस हम देखें तो S1 लिम्फेटिक, मेटाबॉलिक और न्यूरो, बड़े लेवल पे काम करती है। S2 मेटाबॉलिक और लीवर, अर्ली स्टेज में S1 बहुत बढ़िया काम करेगी, स्टेब्लिश डिजीज हो गई है। सेकंड स्टेज है तो S2, देखिए मैटीजी का प्रिंसिपल भी आ जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज वाइज भी, ये पांच मेडिसिन पांच स्टेज, वो भी ले सकते हैं आप। S3 रियूम पल्मेटम, एलिमिनेशन और एक्शन, बावेल एलिमिनेशन प्लस स्किन एलिमिनेशन, डीप सीटेड डिजीज में बढ़िया काम करता है। जब आप प्यूरिफिकेशन की बात कर रहे हैं तब बता रहा हूं मैं, जब क्लासिकल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आप करना चाह रहे हैं तो आपको इसी तरीके से फिर काम करना होगा, अगर प्यूरिफिकेशन करनी है तो। प्यूरिफिकेशन करने का मतलब कहाँ फॉल्ट है वो डिटेक्ट करना होगा, और अब उसको एक्सक्रेट, यानी कि उसको बाहर निकालने के लिए कौन सा रूट पकड़ना है वो भी देखना होगा। जब S5 की बात करते हैं तो लीवर और रेनल सर्कुलेशन के थ्रू एलिमिनेशन, और S6 की बात करते हैं तो समझिए कि ये रेगुलेशन करेगी रेनल सिस्टम का या किडनी का, मेंटेनेंस, और इन्हेंसर भी है। लेकिन आप देखिए अगर डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें तो S5 ज़्यादा अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन रेमेडी है इन कंपैरिजन S6, लेकिन हम दोनों का यूज़ करते हैं। आप लोगों के याद होगा जो मेरे बैचेज में रहते हैं, जब मैं डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बताता हूं तो खाने के पहले लीवर वाला प्रोटोकॉल, खाने के बाद में, या लीवर का और किडनी का प्रोटोकॉल दोनों एक साथ में हम चलाते हैं। एक प्रोटोकॉल में S5, एक में S6, आप लोग के याद होगा। बहुत कम रेमेडी देना चाहते हैं तो हम करते हैं S5 C10 WE खाने के पहले, S6 और A3 और B खाने के बाद में, या S6 C6B खाने के बाद में। ये सब हमारा डिटॉक्सिफिकेशन का, वैसे मैं तो जो प्रोटोकॉल बताता हूँ क्लास में उसी के अकॉर्डिंग मैं बोलता हूँ, और मैंने बताया भी है कि भाई अपना लीवोजैन का प्रोटोकॉल है, लीवर वाला जो हम नॉर्मली देते हैं क्लास में बताता हूँ मैं, वो खाने के पहले एक जनरल डिटॉक्सिफिकेशन, और एक किडनी वाला खाने के बाद में। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, पेरिस्टालसिस कम है, तो उसको सलास भी दिया जा सकता है। अब इनके आपको एरिया ऑफ एक्शन भी समझ में आ गए होंगे, मोड ऑफ एक्शन भी समझ में आ गए होंगे, और क्लासिकल यूजेज, खासकर मैंने जो फोकस किया है आज इन सभी 5 रेमेडीज पे, वो क्लासिकल यूजेज के लिए किया है। बाकी आप देखें तो S1 आपको मैंने आपको बताया अभी, मेटाबॉलिक, लिम्फेटिक और नर्वस सिस्टम, इन पांच में से S2 लीवर स्पेसिफिक, S3 स्किन और बावेल मूवमेंट, S5 हम स्किन के लिए यूज करते हैं क्योंकि बर्बेस का कुछ इम्पैक्ट जरूर है, बाकी स्क्रोफलोसोनोडोसा सभी में है, लेकिन क्लासिकल इम्पैक्ट इसका लीवर प्लस किडनी, या मैं बोलूँ मेटाबॉलिक रेमेडी, आप इसको बोल सकते हैं प्रोमिनेंट मेटाबॉलिक रेमेडी। S5, S6 एलिमिनेशन एनहेंसर एंड रेनल रेगुलेटर, खासकर किडनी का माइक्रो सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए, इस प्लांट के बेस पे सोलिड है। 8 प्लांट को हमने ग्रुप में कंबाइन किया था, मैंने आपको 3 ग्रुप बताए थे जब S1 पढ़ाया था। यानी कि हर एक रेमेडी अपने आप में प्यूरिफिकेशन करती है, हर एक रेमेडी, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो प्यूरिफिकेशन कहाँ करेगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? आप समझिए कि जो 8 डब्बे पीछे लगे हैं, आप इनको समझिए कि ये 8 मैकेनिक्स हैं, डिफरेंट टाइप के 8 मैकेनिक्स हैं, और वो स्पेसिफिक है, या 8 इंजीनियर्स हैं। कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई केमिकल इंजीनियर है। अब ये जहां भी जाएंगे वहां वो वही काम करेंगे जो उन्हें करना है।
लेकिन किस जगह करना है वो डिपेंड करेगा। और वो कौन है? नक्सोमिका, लाइकोपोडियम, रियूम पल्मेटम, बर्बेरिस वल्गैरिस, सोलिडेगो। और मैं हमेशा से ऐसे ही बोलता आया हूं कि भाई जो मेन प्लांट है, स्पेसिमेन प्लांट है, बाकी सारे प्लांट उसी को सपोर्ट करते हैं। तो हर एक रेमेडी अपने आप में प्यूरिफिकेशन करती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना है सर। जब आप एक क्रोनिक पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो उसका आप एरिया देखते हैं, एरिया ऑफ डिजीज। एरिया ऑफ डिजीज में से आपको इन 5 रेमेडी में से कोई एक तो सिलेक्शन करनी ही पड़ेगी। जो मैंने अभी आपको बताया ना, पांचों रेमेडी। तो एस ग्रुप की इन 5 रेमेडी में से कोई भी एक रेमेडी का सिलेक्शन आपको करना ही पड़ेगा। वो आपको ध्यान रखना है, पेशेंट आपके सामने होता है, सारे साइन और सिम्टम आपको ही मिलते हैं। बाकी जो भी फॉर्मूला आपका बन रहा है, जो भी पेटेंट आप देना चाह रहे हैं वो दीजिए, ताकि उसको तत्कालिक राहत भी मिले। वो आप रिपीट हो, पेशेंट आए आपके पास, पेशेंट रिपीट हो आपके लिए, लेकिन उसकी डिजीज रिपीट ना हो। उसके लिए आपको ये इस तरीके से सेट करना होगा एक प्रोटोकॉल उसका। S1, S2, S3, S5, S6। अब इसके बाद जो रेमेडी हमारी बची हैं, 3 रेमेडी, S10, S11 और S12, 3 जो ओरिजिनल रेमेडी हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कल सैटरडे है, हालांकि मैं सैटरडे ऑफ रखता हूँ, लेकिन अगर मैं बाहर नहीं रहा तो फिर हम क्लास करेंगे कल। नहीं तो फिर हमारी क्लास या तो संडे होगी, नहीं तो मंडे होगी। तो ऐसे कोशिश करूंगा कि कल हम क्लास करेंगे। एक वीक में 4 क्लास करके ही मैं इसको, 2 वीक में, या 2 वीक से ज़्यादा, लगभग 10 क्लास हमें लगेंगी इन सब चीज़ों को कंप्लीट करने में। इस तरीके से खासकर एस ग्रुप और सी ग्रुप मेन ट्रेंड सेटर होंगे। बाकी रेमेडीज इनको हेल्प करने वाली होती है। तो इन 2 ग्रुप को बहुत बहुत अच्छे से समझना है। मेन प्रोटोकॉल भी इनसे ही बनता है। बाकी सब रेमेडी हम इनको हेल्प करने के लिए, ऑर्गन वाइज सिलेक्शन के लिए, या सर्कुलेशन के लिए, या इन्फेक्शन के लिए, या इम्यूनिटी के लिए यूज करते हैं। लेकिन मेन सेटर जो रेमेडी है वो एस ग्रुप और सी ग्रुप की ही है।